नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंगाल एक्सप्रेस के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसे जैसे अब चुनाव बढ़ता जा रहा है, चुनाव के मतदान के एक आध चरण भी अब हो चुके हैं, वैसे वैसे अब हम लोगों का जो यहाँ पे विश्लेषण है वो साफ होता जा रहा है। विश्लेषण हम लोग का यहाँ पे साफ कह रहा है और बहुत सारे अपने भाइयों से बात करके भी हम यहाँ पे अब निश्चित तौर से कह सकते हैं कि दीदी अब बंगाल में हारने जा रही हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी तो सिर्फ 2 ही चरण के मतदान हुए हैं, अभी से कैसे हो रहा है कि दीदी बंगाल हार रही हैं। तो देखिए, इसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं 3-4 बिंदुओं की सहायता से। पहला और सबसे प्रमुख बिंदु देखिए, ये आप हम लोगों के पुराना वीडियो जो है नंदीग्राम का महासंग्राम, वहाँ जाके देखें। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि दीदी ने नंदीग्राम में जाके जो चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार की, वो एक अच्छा मूव माना जा सकता था या माना जा रहा था अपने टीएमसी, अपने कार्यकर्ताओं के मूड को या उनके मोमेंटम को उठाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए। परंतु मैंने तब भी ये कहा था ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि दीदी वहाँ पे एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनके कंधों पे उनकी पार्टी का पूरा कैंपेन टिका हुआ है। अब नंदीग्राम वो जाती हैं 28 मार्च 2021 में और पूरे 5 दिन वो नंदीग्राम में रुक जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम के उस चुनाव को जीतने के लिए जहां पे उनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे वो एक उनकी रणनीतिक हार है। कारण वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस चुकी हैं। आप उसको ऐसे समझे कि बीजेपी के पास पूरा एक बैटरी ऑफ लीडर्स है जो पूरा बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। जेपी नड्डा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं और प्लस उनके बहुत सारे बंगाल के जो राज्य स्तर के नेता हैं वो भी हैं। तो वहाँ पे अमित शाह जी वहाँ पे रोड शो करते हैं, एक दिन मिथुन चक्रवर्ती वहाँ पे रोड शो करते हैं, बहुत सारे नेता, धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पे लगातार नंदीग्राम की एक सीट पर धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पे लगातार टिके हुए हैं। और उसको टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी को 5 दिन रुकना पड़ता है। उनके पूरे काफिले के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के पूरे समूह के साथ उन्हें सिर्फ एक सीट पर कंसंट्रेट कर जाना पड़ता है, जो अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सीट अब उनकी फंसी हुई है। और उसका जो इम्पैक्ट बाकी के 29 सीटों पे, दूसरे चरण में याद रखिएगा वहां पे 30 सीटों में चुनाव होना था, उन्होंने 5 दिन एक सीट पे, अपनी सीट पे दे दिए। 29 सीटों पे उन्होंने एक भी दिन का कैंपेन का आखिरी दिनों में कोई भी टाइम नहीं दिया दोस्तों। तो वहां पे ये साफ अब दिख रहा है कि उनके ऊपर दबाव है। और शायद अब जो वहां पे बंगाल के लोग हैं और वहां पे जो विश्लेषक हैं, उनका ये भी मानना है कि हो सकता है 6, 7, 8 अप्रैल आने तक वो कहीं और से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें। अब नंदीग्राम के कैंपेन से ही अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो उनके हारने का जो कारण है वो वहां पे भी कुछ ना कुछ साफ दिख रहे हैं। नंदीग्राम की एक महासभा में, एक रैली में, जनसभा में उन्होंने अपना गोत्र तक बता डाला। उन्होंने बताया कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं। ये क्या दर्शा रहा है? और बार बार वो मंदिर जाके पूजा कर रही हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अब साफ दिख रहा है कि जो हिंदू वोटर है, जो नंदीग्राम में 70% है और लगभग पूरे बंगाल में 70-75% हिंदू वोटर है, वो उनसे बुरी तरह से खफा है और वो जैसे तैसे अब उस वोटर को अपनी तरफ लाना चाहती हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नंदीग्राम में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए सीधे शुवेंदु अधिकारी पे, नंदीग्राम वही जगह है जहां से आप मानिए कि टीएमसी और ममता बनर्जी का बंगाल के स्तर पे, राज्य के स्तर पे एक नेता के रूप में उभार होता है। नंदीग्राम के वो जो धरना प्रदर्शन था, उसका जो वहाँ पे गोलीबारी हुई थी पुलिस की, वो उन्होंने सारा ठीकरा अब शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार पे फोड़ दिया है। तो अब वहाँ पे भी ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2007 था और वहाँ पे तब CPIM की सरकार थी। शुवेंदु अधिकारी वहाँ पे तब ना कोई मिनिस्टर थे और ना ही वो उस समय जो सरकार थी उसके कोई वो मेंबर थे। उसके बाद 2011 से 2021 तक 10 साल तक शुवेंदु अधिकारी, उनका परिवार टीएमसी में रहा, उनके यहाँ मिनिस्टर रहा। 35 पोस्ट लगभग उन्होंने 35 पदों पे शुवेंदु अधिकारी उस सरकार में थे। तब तक उन्होंने ये बात ऐसी कुछ नहीं बोली। अब वो नंदीग्राम में हुए उस हिंसा और उस मैसेकेयर का सारा जिम्मा वो अब शुवेंदु अधिकारी पे थोप रही हैं।
उसके साथ साथ अब अगला बिंदु जो है वो ये है कि पहला चरण का चुनाव हुआ तो उन्होंने चुनाव आयोग पे उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने प्रतिशत को बढ़ाने घटाने का आरोप लगाया। उससे पहले जब चुनाव आयोग ने एक वहाँ पे एक रूल बनाया था, नियम उन्होंने लागू करा था कि 100 हर जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर की अंदर जो बंगाल का जो पुलिस है वो नहीं होगी, तब भी उन्होंने चुनाव आयोग पे उस पर निष्पक्षता पे उन्होंने प्रश्न उठाया था। तो जिस तरह से वो हर बार हर थोड़े थोड़े दिनों में टीएमसी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जिस तरह से चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अब साफ दिख रहा है कि वो हार रही हैं। उसी के साथ साथ अब ये देखिए जो पहला चरण का चुनाव हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके जो फोटोग्राफ्स आए, उसने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सिद्ध कर दी कि एक बार बार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन नहीं है, उस तरह का उस मजबूत संगठन नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे टक्कर दे सके, और जो टीएमसी की वहाँ पे गुंडागर्दी है या उनका डर है, उस डर से लोगों को बाहर निकाल सके और उनको ये हिम्मत दे सके कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ वहां पे जो तस्वीरें आई, वहां पे ये साफ दिखा कि हर बूथ पे, पोलिंग के हर बूथ पे वहाँ पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 10 से 15 कार्यकर्ता लगातार उपस्थित रहे। ये साफ दिखा रहा है कि संगठन वहाँ पे खड़ा हो चुका है, और अगर संगठन नहीं भी है तो ये चुनाव अब वहाँ पे जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके पक्ष में लड़ रही है। और उसी के साथ साथ ये जो टीएमसी की जो गुंडागर्दी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ये ध्यान से देखिए कि पिछले कई महीने से वहाँ पे रोड शो हो रहा है। कभी जेपी नड्डा वहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, कभी कैलाश विजयवर्गीय रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह ने बहुत सारे रोड शो किए। इतने महीनों से जो रोड शो हो रहे हैं उसका कारण अगर आप यहाँ पे समझें तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। उसका कारण था कि लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी, और उसी के साथ साथ वो यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा कि वो सुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। इसलिए हर आदमी, हर नेता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुले रूप में बाहर आए और वो भारतीय जनता पार्टी को पूरे तन मन धन से वहाँ पे सहयोग करे और उन्हें सपोर्ट करे। और आखिरी बात, जो आखिरी बिंदु है वो ये है कि देखिए जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है। नेताओं ने जिस तरह से, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो नेताओं का भी इतने महीनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना ये अपने आप में दर्शा रहा था कि वहाँ पे अब तृणमूल कांग्रेस की हार लगभग सुनिश्चित हो रही है। और जैसे जैसे ये चुनाव मतदान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मोमेंटम अपने आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता दिख रहा है, और तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनका फ्रस्ट्रेशन और उनका जो डेस्परेशन है वो अब साफ परिलक्षित यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डर वाला वहाँ पे एक भाव था वो अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। आप एक चीज़ और बहुत ध्यान से देखें कि जय श्री राम का जो नारा है उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने पूरी जोर लगा दिया, बहुत जोर लगाया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया ये नारे की जो उपयोगिता है भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़ती गई। उनके हर रोड शो में, हर बड़ी रैली में जय श्री राम का नारा बिल्कुल धूमधाम से चल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जय श्री राम का नारा जो है वो एक तरह से वहाँ पे ममता बनर्जी का विरोध, टीएमसी के विरोध के रूप के चिन्ह के रूप में उभर चुका है। याद करिए जैसे वंदे मातरम का एक समय स्टेटस था कि आप वंदे मातरम बोल दीजिए और अंग्रेज की जो सरकार थी वहाँ पे वो लोग खफा हो जाते थे और नाराज़ हो जाते थे। वही हाल इस वक्त टीएमसी के लिए जय श्री राम का नारा बन चुका है। यहाँ तक कि नंदीग्राम की रैली में, जनसभा में भी, रोड शो में भी, ममता बनर्जी के रोड शो में भी जय श्री राम के नारे लगते गूंजते दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी यहाँ पे हार रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एस्टिमेशन दूँ तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अब जो अभी सिर्फ और पहला और दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो साफ दिख रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 160 सीट जीतने जा रही है। जैसे जैसे मतदान बढ़ेगा हम लोग आखिरी तक आते आते एक एग्जैक्ट एस्टिमेशन जरूर देंगे। एक एग्जिट पोल तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही सदा हुआ एस्टिमेशन देंगे और वहाँ पे बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिरी में जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें वहाँ जीतती दिख रही होंगी। तो चलिए इसी के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार।